कविता है उसका जन्म कहाँ से कैसे हुआ और उनको किन भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले 3 है हमारे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि ये एक परिवार की, जब हम अपने छोटे जब बच्चे थे आप अपने फैमिली ट्री बनाया होगा है ना, परिवार का पेड़। तो ये समझ लो कि आज हम अपने जो है हिंदी का जो परिवार है ना, हिंदी साहित्य का जो परिवार है उसका पेड़ बना रहे हैं है ना। कैसे कहाँ से उत्पत्ति हुई और किस किस नामों से और किन किन उनसे गुजर कर वो अब हमारे उसमें। और एक चीज और है कि सिलेबस में हमारे कौन सा कविता कौन सी कहाँ से है। कई बार पढ़ाते वक्त जब नाम लेते हैं कि भाई ये हमारी छायावादी कविता है, अब उस समय पे बताना भी पड़ता है और फिर भी उतना समझ में नहीं आता। इसको एक बार अच्छे से देख लोगे ना तो आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा कि अच्छा ये वहाँ से है। और जब भी हम पढ़ाएंगे तो कौन से काल की कौन से विशेषता है उसको भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बेटा, मेरा ही है अगला पीरियड, चिंता ना करो, ठीक है, आराम से बैठिए। तो सबसे पहला हमारा आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, आदि मतलब शुरुआत, ठीक है। तो प्रारंभ का जो समय था ना उसको आदिकाल नाम दिया गया। अब ऐसा नहीं है, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति क्या होती है कौन बताएगा आप में से? सर्वसम्मति सबके सबने इस नाम पर मोहर लगा दी। हमारे घर में जब कोई बच्चा होता है तो नामांकन करने के लिए हर कोई अपना अपना वो देता है, मेरे अनुसार ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, देते हो ना। पर सबका तो नहीं रखा जाता, रखा तो उसमें से कोई एक ही जाता है। पीछे इस समय जो बच्चे लिख रहे हैं वो उतारना बंद कर दे। रखा तो एक ही नाम जाता है ना, और शायद 4 या 5 या 10 नाम तक परिवार जितना बड़ा है उतने नाम हमारे पास सजेशन में आते हैं है ना। सलाह दी जाती है कि ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, लेकिन कोई भी एक निश्चित होता है। तो वैसे ही ना आदिकाल के लिए बहुत सारे नामों का प्रस्ताव आया, किसी ने उसको, लेकिन महत्वपूर्ण अभी हम सारे नहीं करेंगे वरना तो सब खिचड़ी हो जानी है फिर आपके दिमाग में। जो महत्वपूर्ण है वो जानते हैं, फिर बीच में कभी मैं और जो है वो बता दूंगी। 8 से 10 महत्वपूर्ण है जो कई बार अब कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि ये चीज डायरेक्टली पेपर में तो आएगी नहीं तो क्यों सुने। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सीयूईटी का एग्जाम भी देना है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे ना आगे, किसी भी फील्ड में आपको जाना है, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी एग्जाम दोगे तो हिंदी 20 नंबर की आपकी आती ही है, जिसमें से 5-10 नंबर आपका व्याकरण का होता है। 20 नंबर की आती है, ठीक है, जिसमें से 10 व्याकरणिक होंगे और 10 साहित्य से क्वेश्चन होंगे। और साहित्य वाले प्रश्न इन्हीं महत्वपूर्ण चीजों से होता है। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं टेस्ट दे रहे तो हिंदी से संबंधित है तो उसमें थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है, नहीं तो यही मोटी मोटी चीजें पूछी जाती है। तो सुनना क्यों जरूरी है, समझ आ गया? अब चले आगे। क्या हुआ आज इतने मुझे क्यों बैठे हो? मन नहीं है क्या पढ़ने का? हाँ ना, कुछ तो बोलो, बिल्कुल ऐसे सब होके बैठ गए हो। चले आगे, बंद कर दे। आधे बच्चे बंद कह रहे हैं। चलो अभी इधर। और अब कौन से बच्चे ने? तो बहुत सारे नाम आए। हमारे जितने भी विद्वान थे ना, सबने अपने अपने अनुसार और भाई विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए तो, लेकिन फाइनली जो नाम रखा गया वो हुआ आदिकाल। आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब रामचंद्र शुक्ल जो थे हमारा पहला ही गद्य का पाठ है उनका, प्रेम धन की छाया स्मृति। जब पाठ पढ़ोगे तो वो यही हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो इन्होंने इसको कहा वीर गाथा काल। इन्होंने कहा नहीं भाई, शुरुआत ठीक है हुई, इसके पीछे अपने तथ्य थे उनके। उस समय की रचनाएं बहुत ज्यादा जो है उसमें वीर और युद्धों का वर्णन अभी, तो इसके आधार पर कहा कि नहीं हम तो इसको ये नहीं वीर गाथा कहेंगे। और उन्होंने बहुत सारे विद्वान इनके साथ आए, ठीक है। तो अंतिम क्या रखा गया बताइए जरा?
आदि, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये नाम दीर्घाता काल नहीं है ना, आदिकाल है। सबने सर्वसम्मति से ये नाम स्वीकार किया। ऐसे ही हमारे एक विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने बीज वपन काल, ठीक है, बीज वपन काल किया। अब ऐसे ही राहुल सांस्कृतायन जी है, मिश्र बंधु जी है, सबने अलग अलग दिए, वो कभी बाद में जाए, अभी ज्यादा हो जाएगा तो उसे नहीं पकड़ पाओगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे, उस पर दूसरा है मध्यकाल, ठीक है। सबसे पहले 3 दिए, आदिकाल, मध्यकाल, आराधने काल। अब ये मध्यकाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत। मध्य, वैसे मध्य क्या है? बीच का है ना। अब जो है शुरुआती शुरुआत जो थी उसके बीच में, ठीक है। तो बीच वाला जो समय है उसे मध्यकाल रखा गया और मध्यकाल को 2 नाम दिए गए, भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल और रीतिकाल। और फिर से हम भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया। भक्ति, भक्ति शब्द से तो आप सभी परिचित हैं, है ना, यात्री में भी पढ़े हैं, भक्ति काल की रचनाएं पढ़ी हैं और उसे बताया भी गया है। तो भक्ति काल को फिर से 2 में, सगुण और निर्गुण। अब सगुण और निर्गुण को एक नाम और जो कि हमने बताइए, सगुण को और किस नाम से जाना जाता है, याद है या भूल गए? सगुण काव्य को, सगुण काव्य धारा को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? और निर्गुण काव्य को, सगुण के तो यही है हमारे, लेकिन निर्गुण के ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शब्द सुने हैं आपने? यस मैम सुने हैं बेटा, पिछली बार बताया। यस मैम सुने थे, बोल रहे थे आप, सुने। इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं लिखे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे का भी अपना ध्यान रखकर, अब देखिए अभी हम छोड़ेंगे तो समझ जाओ। निर्गुण, पहले सगुण को देख लेते हैं। सगुण बेटा क्या होता है? जिसमें रूप रंग आकार, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, उसका एक मूर्त हमारे सामने है, ठीक है। तो ऐसे हमारे काव्य में क्या आया है? या तो राम, श्री राम की आराधना है या श्री कृष्ण की है। हमारे जो साहित्य में है ज्यादातर उसमें श्री राम और कृष्ण है ना। तो उन सगुण भक्ति की जो काव्यधारा है, इसी के नाम से उनको जाना गया। फिर राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, रामाश्री और कृष्णाश्री। रामाश्री मतलब राम के आश्रय में रहकर लिखी गई रचना, ठीक है। और ऐसे ही कृष्ण पर आश्रित रचनाएं, ठीक है, जिसमें कृष्ण ही कृष्ण है। तो राम से संबंधित इसकी रचना पढ़ के आए हो आपने, शुरू से लेकर अब तक बहुत सारी तुलसीदास जी की पढ़े हैं ना। कितनी रचनाएं का महत्वपूर्ण भाई, आपने कवि परिचय पढ़ा है पहले, 12 महत्वपूर्ण है ना। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, इसको पढ़ दो। कृष्ण भक्ति जो कृष्ण से आश्रित है, तो उसकी महत्वपूर्ण जो है वो है मतलब इस काल के जो महत्वपूर्ण। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें तुलसीदास जी ही है बस और उन्होंने लिखा ही नहीं है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन अधिकता गिनती है। और एक तरह से मतलब इस काल के जो हम शिरोमणि कह सकते हैं, है ना, इस समय के जो राजा जिनका वर्चस्व था, तो इस काव्य में वर्चस्व किसका रहा है? तुलसीदास जी का। बहुत सारे और भी रहे हैं कवि, तो कौन से काल में कौन कौन से कवि रहे हैं वो किसी और दिन सूची बनाकर जाते हैं, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे सूरदास, ठीक है। सूरदास जी के बहुत सारे पद आप पढ़कर आए हो। मैया का बहू पढ़ेगी, छोटी 8th क्लास में पढ़ा है। मेको काको गुसैया 11वीं में पढ़ा है आपने। कोई सुना सकता है वो पद? मैं मदद करूंगी, सुनाइए, शाबाश। याद होना चाहिए। खेलने में को काको गुसैया, मैं थोड़ा जल्दी में वैसे ही सुना देती हूँ, ठीक है। सुनाओ। खेलने में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही करत रसैया।
जाति पाति हम पे बड़े नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकारी जनावत आते जाते अधिक तुम्हारी गैया। तो इसी तरह से दूसरा पद कौन सा था बताइए, दो पद पढ़कर आए थे ना हम, दूसरा पद कौन सा था याद करो जरा। शासनीर समीर, वो देव है, शासन ही समीर गयो देव है। देव हमारे रीति काल में आते हैं, पढ़ाते वक्त सबका बताया है कि कौन से काल में आते हैं। तो शायद ये सूची बनाई थी तो बहुत सारे बच्चे उस समय नहीं थे, तो एक बार फिर से अब बेटा देखो हो गया यहाँ पर। अब निर्गुण काव्य धारा में क्या है कि जिसमें हमारे सामने कोई भगवान की मूर्त नहीं है, लेकिन भक्ति तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, आत्मा और परमात्मा राज्यमान कर रहे हैं, थोड़ा इनमें अंतर है। अब इसके दो है संत काव्य और नाम आने चाहिए भाई, इतने सोचते बैठे हो, ये नाम आप पहली बार के सुन। संत काव्य कबीर और सूफी काव्य धारा जायसी। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, संत काव्य के हैं कबीर और सूफी के हैं जायसी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, सब नाम बताया। अभी हमारे पास 12 मासा है, ठीक है। इस बार हमारे सिलेबस में जायसी जी के 12 मासा में से जो है बड़ा 12 मासा। अब इधर सुनिए, इनकी कबीरदास जी की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है वो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। कबीर की हाँ बड़ी जल्दी बेटा 15 दिन घर रह के आए हो पेपर और अब वापस आए हो, उसमें 15 ही दिन है, 15 दिन में भूल गए। कबीर की बीजक कबीर। है, बीजक डर क्यों रहे हो भाई? बीजक बीजक है। बीजक। अच्छा सबसे बड़ी बात है, बोलते हो कितने क्यों घबरा रहे हो? या तो गलत ही होगा या सही ही होगा। गलत हो जाएगा तो कौन सा आपके अभी नंबर कट रहे हैं, नंबर काट दूंगी क्या? तो बोलने में इतना बीजक। मतलब ये देखते ही ना बस ऐसे घबरा जाए। मैम ये थोड़ा बोर्ड सारा वो भर गया ना एकदम। दिमाग मत भरो, बोर्ड भर गया कोई बात नहीं, ठीक है, उसको आराम से तसल्ली से समझो। एक बार मैं बोर्ड को अभी हटा देते हैं और बिना बोर्ड के बात कर लेंगे, ठीक है।